हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांशी बंसल और इस चैनल पर हम नीट बायोलॉजी पढ़ते हैं बिकॉज एज आई ऑलवेज से अंडरस्टैंड बायोलॉजी, डोंट मेमोराइज इट। सो हमारा आज का टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, बिल्कुल सिंपल और एनसीईआरटी बेस्ड तरीके से। सो लेट्स बिगिन। एज यू ऑल नो कि जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्ट होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स मतलब उनके पास न्यूक्लियस भी होगा और उनके पास क्या होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगे। जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक के अंदर या तो वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और वो मरीन भी हो सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है प्रोटिस्ट को लेके, वो है कि लूज बाउंड्रीज। एनसीईआरटी में ऐसा बोला है कि जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी काफ़ी लूज बाउंड्रीज होती हैं। लूज बाउंड्रीज से क्या मतलब है कि जो हमारे जो बायोलॉजिस्ट है वो कंफ्यूज्ड हैं प्रोटिस्ट को लेके काफ़ी। अरे यार कि इसको हम प्रोटिस्टा में डालें या फिर इनको हम एनिमेलिया में डालें या इनको हम प्लांटी में डालें या किसी और किंगडम में इनको डालें। तो बायोलॉजिस्ट के बीच में बहुत कन्फ्यूजन है प्रोटिस्टा को लेके कि उन्हें हमें किस किंगडम में रखना चाहिए था। तो इसी के लिए हमें इस केस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म ले लिया जो कि सिंगल सेल्ड है, फोटोसिंथेटिक है और उसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। तो डेफिनेटली ये सुन के आपको ऐसा ही लगेगा कि ये जो था इसको प्लांटी में आना चाहिए था, पर नहीं। ये अब आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि ये यूकेरियोट हैं, सिंगल सेल्ड हैं, तो ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। और इसी का जो एग्जाम्पल है वो इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है वो पहले प्लांटी में आते थे, बट अभी इनको प्रोटिस्टा में दे दिया गया है। बट अभी भी एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखेंगे, प्लांटी के अंदर जाके देखेंगे तो अभी भी प्लांटी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर जब भी नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोटिस्टा में इसको टिक करना है या प्लांटी में टिक करना है क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को, तो पहले आप हमेशा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसी के बाद आप सूटेबल तरीके से उसको आंसर करेंगे। हम इस चीज़ को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम एक और ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं जिसके पास सिंगल सेल है और कोई सेल वॉल नहीं है और वो हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये सुन के भी आपको यही लगेगा कि नहीं, अरे ये तो एनिमेलिया में आना चाहिए था, पर नहीं। ये आता है हमारा किसके अंदर? ये आता है हमारा प्रोटिस्टा में। और इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? ऐसे कौन से एनिमल्स जो कि सिंगल सेल्ड हैं, जिनके पास सेल वॉल भी नहीं है और वो हेटेरोट्रॉफिक है? इसके जो एग्जाम्पल है वो है हमारा अमीबा और हमारा पैरामीशियम। तो अब क्या होता था, पहले जो अमीबा और पैरामीशियम थे वो आते थे किसके अंदर? एनिमेलिया के अंदर। पर अब ऐसा नहीं होता है, अब वो आते हैं किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्ट है उनका किससे लिंक है? जो प्रोटिस्ट है उनका लिंक है प्लांटी से भी, एनिमेलिया से भी और फंजाई से भी। क्यों? क्योंकि जो प्रोटिस्ट हैं वो इनके एंसेस्टर्स हैं, यानी कि जो प्लांटी है, एनिमेलिया और फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म इन किंगडम के अंदर आते हैं वो किससे बने हुए हैं? वो प्रोटिस्टा से ही बने हुए हैं। जैसे कि जो हमारे प्रोटोजोआ हैं, अभी प्रोटोजोआ हमारे किससे सिमिलर हैं? प्रोटोजोआ सिमिलर हैं एनिमेलिया से, सिमिलर टू एनिमेलिया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको आगे बताया था, बीइंग यूकेरियोट जो प्रोटिस्ट हैं वो क्या है, उनकी जो सेल बॉडी उनके अंदर क्या होंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उनके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। तो इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म के पास तो मूवमेंट के लिए सीलिया होता है, कुछ के पास फ्लैजेला होता है और कुछ के पास तो दोनों ही नहीं होता है मूवमेंट के लिए। और अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, या तो वो एसेक्सुअल हो सकता है या फिर वो सेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअल के अंदर एनसीईआरटी में हमें दो ही चीज़ दी गई है, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। तो हम इससे ज़्यादा आगे याद नहीं करेंगे, जितना अपने को एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही सफिशिएंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कितने फाइलम है।
तो जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो 5 फाइलम्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला अपना फाइलम है क्राइजोफाइटा, दूसरा अपना फाइलम है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा अपना फाइलम है यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ अपने हैं स्लाइम मोल्ड्स और फिफ्थ अपने हैं प्रोटोजोअन्स। और जो क्राइजोफाइटा है उसके अंदर हमारे डायटम्स और डेस्मिड्स भी आते हैं। तो हम इनको आगे पढ़ते हैं डिटेल में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर के जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से चेंज होता है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टू में कौन कौन है हमारे, क्राइजोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स। जो क्राइजोफाइट्स और जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक। तो जो हमारे क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए। और जो लास्ट के 2 हैं हमारे, जो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, यानी कि ये कार्निवोर हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यूग्लिनॉइड्स का क्या सीन है। तो जो यूग्लिनॉइड्स है वो थोड़ा अजीब है। वो क्या कर रहा है, वो एक तरह का न्यूट्रिशन शो कर रहा है जिसे हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है, अभी मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है अगर सपोज सनलाइट है, सपोज ये मान लिया हमने सनलाइट है, तो क्या करेगा ये ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर सनलाइट है तो क्या कर रहा है ये, फोटोसिंथेसिस, यानी कि अपना खाना खुद बना रहा है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट बिहेव्स एज अ ऑटोट्रॉफ। बट अगर सपोज सनलाइट नहीं है तो क्या कर रहा है ये, हेट्रोट्रॉफ बन जा रहा है, ये दूसरे को खा रहा है। मतलब जब भाई साहब को सनलाइट मिली तो उन्होंने अपना खाना खुद बनाया, और जब रात हो गई सनलाइट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कर रहा है, दूसरे को मार के खा रहा है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम बच्चों, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले फाइलम की ओर, जो कि है फाइलम क्राइजोफाइटा। अभी जो हमारे फाइलम क्राइजोफाइटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी मोस्टली एक्वेटिक ही होते हैं। एक्वेटिक के अंदर या तो वो फ्रेश वाटर हो सकते हैं या फिर मरीन हो सकते हैं। अब हमें देखना है कि जो क्राइजोफाइटा होते हैं उनके अंदर एक वर्ड दिया गया है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का क्या मतलब है, प्लैंक्टन का क्या मतलब होता है, प्लैंक्टन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में फ्लोट करते हैं पैसिवली, जो पानी के अंदर से तैरेंगे, पैसिवली फ्लोट करेंगे, तो वो होता है प्लैंक्टन। अभी क्या होंगे, और ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं। और फाइटो से आप समझ जाओ, फाइटो से क्या मतलब है हमारा, सनलाइट। तो क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ये होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो क्राइजोफाइटा के बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रखनी है, वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि जिससे पानी बहता है वो उसी तरीके से पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके जो हमारे दो चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले अपने को इसमें पढ़ने हैं हमारे डायटम्स, दूसरे हमें इसमें पढ़ने हैं हमारे डेस्मिड्स। तो जो हमारे डायटम्स होते हैं वो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। और ये जो चीज़ें, ये लाइन आ चुकी है पहले आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको हमेशा याद रखना है कि डायटम्स क्या हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। अभी जो डायटम्स हैं इनकी सेल वॉल कैसी होती है, जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो ऐसे सोप केस की तरह होती है। जैसे कि ये सोप केस है, सपोज ये एक सोप केस है, ये हमारा ऐसा सोप केस है, एक डब्बा है, ऊपर वाला इसका ढक्कन और नीचे वाला इसका छोटा ढक्कन, जिसके अंदर हमारा सोप रखा रहता है ना। तो ये एक सोप केस की तरह होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी क्या है, सेल वॉल है। और यहीं पे बीच में हमारा ऐसा छोटा सा ऐसा डायटम प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो समझ आया आपको किसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है।
इसकी जो सेल वॉल है जस्ट लाइक अ सोप केस। और जो इसकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ सिलिका। इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? सिलिका की बनी हुई होती है। तो सिलिका की बनी हुई होने की वजह से जो इसकी सेल वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। इंडिस्ट्रक्टेबल यानी कि वो टूटेगी नहीं, वो बहुत मजबूत होती है, वो कभी नहीं टूटती है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सिलिका की और वो इंडिस्ट्रक्टेबल है। और ये भी PYQ है, ये भी हमें याद रखना है, ये PYQ है। अब क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल है वो टूटती तो है नहीं, पर डायटम तो कभी ना कभी तो मरेगा ही सही। तो जैसे कि ये सी फ्लोर है, क्या है ये? समुद्र का फ्लोर, सी फ्लोर। अब क्या हुआ, कोई डायटम था बेचारा, कोई ऐसा डायटम था बेचारा, मर गया। अब इसकी जो सेल वॉल थी वो तो रह गई ना, डायटम तो मर गया। अब इसकी जो सेल वॉल थी उसका क्या हुआ? तो जो इसकी सेल वॉल थी वो ऐसे जाके जो हमारा सी फ्लोर है वहाँ पे जाके इस तरीके से जमा हो जाती है। और ये जमा होती ही रहती है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। कितने? बिलियंस, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये ऐसे जाके जमा होती रहती है इसकी जो सेल वॉल है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ। डायटम से बनी हुई है क्योंकि ये डायटमीशियस अर्थ, ये ऐसी ना मिट्टी सी बन जाती है, नीचे जाके से जमा हो जाती है हार्ड सी। क्या है ये डायटमीशियस अर्थ? बेसिकली डेड डायटम्स सेल वॉल, मरे हुए डायटम्स की सेल वॉल है डायटमीशियस अर्थ। डेड डायटम सेल वॉल, मरे हुए डायटम्स की सेल वॉल है। और जो हमारी जो डायटमीशियस अर्थ होती है ये काफ़ी ग्रिटी होती है। ग्रिटी का मतलब क्या होता है? ग्रिटी का मतलब होता है रफ़, काफ़ी रफ़ होती है ये जो सेल वॉल होती है। और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे कि पॉलिशिंग में, ऑयल्स और सिरप्स की फिल्ट्रेशन में काम आती है। तो इसका क्या है? कमर्शियल यूज़ है, कमर्शियल यूज़। तो डायटमीशियस का कमर्शियल यूज़ है। और अगर हम बात करें एक और जो आते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे डेस्मिड्स। डेस्मिड्स क्या होते हैं? डेस्मिड्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और ये इमेज भी एनसीईआरटी की नहीं है, तो हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जस्ट मैंने आपके लिए ऐसे ही लगाई है। बाकी डेस्मिड्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइलम डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट को हम याद रखेंगे डायन से। डाइनोफ्लैजिलेट को हम कैसे याद रखेंगे? डायन से। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये भी मोस्टली मरीन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट के दो हमारे फोटोसिंथेटिक है। कौन कौन से जो हमारे फोटोसिंथेटिक हैं? क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। और जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ना, ये काफ़ी कलरफुल होते हैं, एकदम ऐसे डिस्को लाइट की तरह। तो जैसे डायनो से आया हुआ था डिस्को लाइट की तरह, काफ़ी कलरफुल होते हैं। कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल होती है उसके अंदर अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी कलरफुल होते हैं। और ये अलग अलग कलर्स के दिखते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। तो अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हमारा इसकी जो होती है ऐसी सेल, ऐसी जो इसकी ना ये वॉल होती है, एक सेल वॉल होती है। तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोसिक प्लेट से बनी हुई होती है। और इसके पास क्या होते हैं? दो तरीके के फ्लैजिला होते हैं। एक तो ये वाला हो गया हमारा ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और दूसरा हमारा हो गया ये वाला फ्लैजिला। ये कौन सा है हमारा? लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे फरो सा होता है, गड्ढा। फरो का मतलब होता है हमारा गड्ढा, ठीक है। तो ये होती है हमारी जो डाइनोफ्लैजिलेट है, वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, किसकी हेल्प से? फ्लैजिला की हेल्प से मूव कर रहे हैं। ये ऐसे विप लाइक घूमते हैं, ऐसे स्पिन करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्या करते हैं? हमारे स्पिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
और इसके अंदर सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, जो है कि गुनायोलेक्स। और जो ये गुनायोलेक्स होता है ना, ये किस कलर का होता है? ये रेड कलर का होता है। और क्या करता है? ये मल्टीप्लाई करता जाता है। ये ऐसे रेड कलर का होता है हमारा जो गुनायोलेक्स होता है, और सी के अंदर ना ऐसे ये मल्टीप्लाई करता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो और ना फैलता जाता है। और उसकी वजह से जो क्या होता है, हमारी जो पूरी सी है ना, वो ऐसे रेड कलर की दिखने लग जाती है। और अब ये रेड कैसे दिख रही? क्योंकि क्या कर रहा है कि टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। उस टॉक्सिन का नाम है हमारा सेक्सी टॉक्सिन और ये जो टॉक्सिन, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये आपको याद रखना है कि एक टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, ये जो ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है, सपोज़ ये सी के अंदर ये टॉक्सिन उसने रिलीज़ कर दिया। अब सपोज़ हमारी कोई फ़िश है, जो भी है कि फ़िश है, ऐसे मान लो ये फ़िश है, ये से पानी में तैर रही है। अब क्या करेंगे, ये जो टॉक्सिन्स हैं ये फ़िश के अंदर चले जाएंगे। उससे क्या होएगा, जो हमारी फ़िश है वो मर जाएगी। तो आपको याद रखना है, जो गोनायोलेक्स है वो क्या होता है, वो रेड कलर का होता है, वो मल्टीप्लाई करता है सी में, और क्या करता है, रेड टाइड्स ऑफ सी करता है, और एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो फिशेस होती हैं पानी के अंदर हमारी, उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे हमारा फाइलम यूग्लिनेटा, यूग्लिनॉइड्स। अभी जो हमारे यूग्लिनॉइड्स होते हैं, ये मेजॉरिटी तो जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, पर ये स्टेगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? स्टेगनेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ। और इसका भी सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है यूग्लिना। अभी क्या होता है, जो यूग्लिना है उसके पास क्या है, कोई सेल वॉल नहीं है, बट उसके पास क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है। ठीक है, हमें याद रखना है कि जो यूग्लिना है उसके पास सेल वॉल नहीं है, बट उसके पास एक प्रोटीन की लेयर है। जैसे कि हमारा ये यूग्लिना है, इसके पास एक प्रोटीन की लेयर है। ये सपोज हमारा एक कहाँ चला गया, ये यूग्लिना है, इसके पास ऐसे एक प्रोटीन की लेयर है, और इस प्रोटीन की लेयर को हम बोलते हैं पेलिकल। ये जो प्रोटीन की लेयर है इसको हम बोलते हैं पेलिकल। और ये पेलिकल की वजह से ही जो यूग्लिना है उसकी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। अभी जो हमारा यूग्लिना है ये भी मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है। ये मैंने आपको आगे बताया ही था कि भाई अगर सनलाइट है तो ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा। और जैसे ही अंधेरा हो गया, सनलाइट नहीं है, रात हो गई सपोज, तो क्या करेगा, ये दूसरे को मार के खा जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हेटेरोट्रॉफ बन जाएगा। और जो हमारा यूग्लिना है इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, बीटा कैरोटीन वगैरह, वो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इसके पास ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में ये यूग्लिना का डायग्राम दिया हुआ है। इसकी लेबलिंग से पहले काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं। इसकी लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इससे काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ हमारे आए हुए हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर पे ये जो लेयर है, ये क्या है, हमारी पेलिकल। पेलिकल क्या है, हमारी प्रोटीन रिच लेयर, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। और जो ये हमारा ऑरेंज कलर का आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, आप अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल के आराम से उसमें भी मार्क कर सकते हैं, तो वही बेस्ट रहेगा। तो जो सेकंड नंबर पे है हमारा ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थर्ड नंबर पे, वो देखिए ध्यान से, वो क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये सब आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये इसको मार्क कर लेना, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इसमें फ्लैजिला। इसके पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दो फ्लैजिला होते हैं? तो ये हमेशा याद रखना है कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला हैं। यूग्लिना हैज़ टू फ्लैजिला, एक तो बड़ा फ्लैजिला, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये भी पीवाईक्यू आया हुआ है। तो यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। एक तो इसके पास होगा हमारा लॉन्ग फ्लैजिला, और एक मैंने अलग से ड्रॉ किया है फिफ्थ नंबर पे, ये है हमारा, ये वाला हमारा शॉर्ट फ्लैजिला।
और जो ये हमारा 5th नंबर पे जो स्ट्रक्चर है ना, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और जो 6th नंबर पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा आई स्पॉट। तो ये लेबलिंग है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। ये लेबलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइलम पढ़ेंगे हम, फाइलम स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स मतलब बहुत अजीब होते हैं, वेरी वियर्ड। स्लाइम मोल्ड्स आर वेरी वियर्ड। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो होते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइट्स मतलब क्या होता है, जो कि मरे हुए को फीड करते हैं, जो कि मरे हुए पे फीड करते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। और जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, एक बड़ा सा वियर्ड सा एक लिक्विड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस लिक्विड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम अलग है और वो प्लाज्मोडियम अलग है जो कि मलेरिया कॉज करता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो अलग है। पर ये वाला जो प्लाज्मोडियम है ये बिल्कुल अलग है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो एक लिक्विड स्ट्रक्चर है। अभी हम देखेंगे कि स्लाइम मोल्ड एक्चुअली में करता क्या है। अगर फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या करता है, ये एग्रीगेट बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। सपोज ये एक फॉरेस्ट फ्लोर है, फॉरेस्ट फ्लोर पे ऐसे लीव्स, ट्विग्स और ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, जो हमारा स्लाइम मोल्ड है ये क्या करेगा, एक प्लाज्मोडियम बना लेगा, ऐसा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेगा, पूरे ऐसे फैल जाएगा अजीब तरीके से, ऐसा ना ऐसा अजीब सा एक स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कैसा सा होगा, ये स्ट्रक्चर होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, डिप्लॉयड होगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डिप्लॉयड होगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। यही हमारा स्लाइम मोल्ड है। ये बहुत अजीब होता है, वेरी वियर्ड लिक्विड स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डिप्लॉयड होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेल तो एक ही है पर न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब क्या कर रहा है ये क्या करेगा, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा, जिससे क्या होगा, जो ये लीव्स और ट्विग्स हैं ये सब ऐसे ना गल सी जाएंगी। और क्या करेगा ये, फिर इन्हीं को बाद में एब्जॉर्ब कर लेगा फॉर इट्स न्यूट्रिशन। और ये काफ़ी लंबा फैल जाता है, ये ऐसे फैलता जाता है, सेवरल फीट तक फैलता हुआ जाता है ये। तो ये तो बात हो गई हमारी फेवरेबल कंडीशन में। अब हम आगे देखते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ इसका। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बचने के लिए क्या करता है, स्पोर बनाता है। स्पोर क्या होता है, स्पोर बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी रेजिस्टेंट होती है और वो काफ़ी समय तक जीतता है एडवर्स कंडीशन में भी। और वो क्या होता है, ऐसे हवा से फैलता है, एयर करंट से क्या होता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनाता है स्पोर्स। स्पोर्स बनाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले स्पोर्स बनाने के लिए क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी ऐसी ना ऐसे ऐसे ना फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, इसके ऊपर छोटे छोटे से, बहुत बड़े थोड़े छोटे बनाता है। और ऐसे ना उसके अंदर ऐसे ना न्यूक्लियसेस होते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी जो न्यूक्लियस है इधर क्या हो रहा है, हमारा मियोसिस होगा। अभी ये क्या है, हमारी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। अभी इनके अंदर क्या हो रहा है, हमारा मियोसिस। और किसके अंदर हो रहा है, ये स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। स्पोरेंजियम क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। अभी मियोसिस है, अभी मियोसिस से जो न्यूक्लियस बनेगा वो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। जो न्यूक्लियस मियोसिस से, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मियोसिस से बनेगा, वो हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। तो ये क्या, इसने इस मियोसिस हुआ, मियोसिस से इसने क्या बना दिए, हमारे स्पोर्स बना दिए। और वो स्पोर्स थे वो है हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स। और इसके साथ एक और चीज़ है, इसके पास जो होगी एक सेल वॉल होगी, इसके ऐसे चारों ओर एक सेल वॉल होगी। ये जो सेल वॉल होती है हमारी, इसके पास होती है ट्रू सेल वॉल।
इस स्पोर के पास 2 सेल वॉल है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं उनके पास कैसी सेल वॉल होती है, उनके पास 2 सेल वॉल होती है। अभी क्या हुआ, अभी अनफेवरेबल कंडीशन में इसने स्पोर्स बना ली। अभी क्या हुआ, जब फेवरेबल कंडीशन आई तो फेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया इन स्पोर्स के बीच में जो स्पोर्स थे। अभी फर्टिलाइजेशन होने से क्या बन गया हमारा, जाइगोट। जाइगोट बन गया जो कि हमारा 2n हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा हमारा, न्यूक्लियर डिवीजन। इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इसके अंदर होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियर डिवीजन करके इसने वापस से हमारा क्या बना लिया, वापस से इसने हमारा बना लिया स्लाइम मोल्ड, जो कि हमारा प्लाज्मोडियम था। वापस से इसने प्लाज्मोडियम बना लिया कैरियोकाइनेसिस करके। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में इतना याद रखना काफ़ी है। और ये जो है 2 सेल वॉल वाला, ये ऐसे PYQ आया हुआ है पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है अच्छे से। सो नेक्स्ट हम हमारा पढ़ेंगे अगला फाइलम, जो कि है फाइलम प्रोटोजोआ। अभी जो प्रोटोजोआ है ये भी क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल के, मतलब ये भी क्या है, एंसेस्टर्स हैं एनिमल के। इनका लिंक है एनिमेलिया से। अभी जो ये हैं ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। जो प्रोटोजोआ है वो सिंगल सेल्ड है और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है। और जो प्रोटोजोआ है, अब ये क्या है, जो हमारे जो 2 बचे हुए जो फाइलम्स थे हमारे, प्रोटोजोआ और जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स, ये क्या थे, हमारे हेटेरोट्रॉफ थे, ये प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, ये दूसरे को खाते हैं बेसिकली। तो जो प्रोटोजोआ है या तो वो एज ए प्रीडेटर रहेगा या फिर एज ए पैरासाइट रहेगा। पैरासाइट मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होकर रहेगा, उसको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदा रहने के लिए। तो या तो वो प्रीडेटर की तरह रहेगा या फिर वो पैरासाइट की तरह रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में। इसमें हमें 4 तरीके के प्रोटोजोअन्स पढ़ने हैं, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स। सबसे पहले हम पढ़ते जो हमारे अमीबॉइड होते हैं, अमीबा होता है, उसके पास क्या होता है, मूवमेंट के लिए उसके पास हमारा होता है सूडोपोडिया। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ना खिसक खिसक के ऐसे मूव करता जाता है, ये जैसे इधर से इधर चला गया, ये ऐसे ना बस ऐसे मूव करता है विथ सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया को ही हम बोलते हैं फॉल्स फीट। और जो अमीबा की जो मरीन फॉर्म्स होती है, जो कि सी वाटर में रहती है, जो मरीन फॉर्म्स होती है, उनके पास क्या होता है, उनकी सरफेस पे सिलिका होता है। और इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं NCERT में, अमीबा और एंटमीबा। और जो हमारा एंटमीबा है वो क्या है, एंटमीबा हेस्टोलाइटिका क्या है, वो क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। है तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, पर ये क्या कर रहे हैं, डिजीज़ कॉज कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड के अंदर हमारे आ गए, एक तो हो गए हमारे फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या ये पैरासिटिक रहेंगे, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी इनको साथ में रहने के लिए। और जो फ्लैजिलेटेड है उनके पास क्या है, फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए, उनके पास क्या है, फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए। जैसे कि ये इस इमेज में दिया हुआ है, ये इसके पास क्या है, फ्लैजिला। ये है ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज। ये करता है, ये ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और वो जो बीमारी किसकी हेल्प से फैलती है, वो सीसी फ्लैग, एक मक्खी होती है सीसी फ्लैग, जिसकी हेल्प से वो बीमारी फैलती है। पर उसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो है ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज, जो कि क्या करता है, ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और जनरली अफ्रीकन रीजन्स में ज़्यादा होती है। तो हमें ये जो डायग्राम है ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, NCERT में नहीं दिया गया है। बस आपको इतना याद रखना है, इसकी मूवमेंट के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होता है, नाम से पता चल रहा है क्योंकि फ्लैजिलेटेड है। और इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है ट्राइपेनोसोमा, जो कि क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमन में। नेक्स्ट हम देखते हैं सीलिएटेड। सीलिएटेड से नाम से पता चलता है कि मूवमेंट के लिए क्या होंगे, सीलिया होंगे, ठीक है। ये एक्वेटिक होता है, प्राइमरीली एक्वेटिक होता है, ये पानी में ही मिलता है। और क्या होता है, इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी पे काफ़ी सारे सीलिया होंगे। ऐसे इसकी बॉडी है तो उस पर काफ़ी सारे मल्टीपल सीलियाज होंगे, जिसकी वजह से क्या करता है, ये मूव करता है। इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है हमारा पैरामीशियम। और जो ये भी हैं ये भी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स हैं। तो पैरामीशियम की जो लेबलिंग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम पैरामीशियम की लेबलिंग देख लेते हैं, उसी से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर इसका निकला हुआ है, जो खुला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको बेसिकली हम बोलेंगे गलेट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गलेट। यहाँ से क्या होता है, खाना अंदर जाता है
तो इसको हम बोलते हैं गलेट। ये ओपनिंग है, ये मेन ओपनिंग है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पास ये क्या आपको दिख रहा होगा, ऐसा फूल सा जो स्ट्रक्चर है, इससे सुंदर सा ऐसा ब्लू कलर का फूल सा स्ट्रक्चर। आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी साथ में खुल के बैठे और उसमें मार्क करते रहें साथ ही साथ में। ये जो फूल सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ब्लू कलर का, ये क्या है, ये है इसकी कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल। और कॉन्ट्रेक्टाइल विक्यूल का क्या काम होता है, जो एक्सेसिव पानी होता है ना सेल के अंदर, अगर एक्सेसिव पानी आ गया ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसको निकालने में हेल्प करती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब इसके पास क्या होता है, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम के पास। एक तो इसके पास होता है बड़ा न्यूक्लियस, ये जो बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा रेड कलर का, ये है इसके पास बड़ा न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। और जो इसके पास एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देगा, आपको ध्यान से देखना फोटो के अंदर, वो है छोटा न्यूक्लियस, वो है एक माइक्रो न्यूक्लियस। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो? पैरामीशियम। ये भी PYQ आया हुआ है, ये भी आपको याद रखना अच्छे से, ये PYQ है। कौन सा ऑर्गेनिज्म के पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गलेट के पास ही में अंदर जाते एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फूड विक्यूल। फूड विक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड विक्यूल के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है। सपोज ये फूड है, ये ब्राउन कलर का जो मैंने बनाया हुआ है, सपोज ये फूड है। अब भी क्या हुआ, गलेट से फूड अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर आके फूड विक्यूल में जाएगा। फूड विक्यूल के अंदर जो खाना होगा वो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ जो वेस्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जहाँ से जो हमारा बचा हुआ वेस्ट बाहर निकलेगा उसे हम बोलेंगे एनल पोर। तो ये हिस्सा है पैरामीशियम का बेसिक सा सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसकी लेबलिंग आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे नोट्स डाल दूँगी आपको। अपनी एनसीईआरटी आप साथ लेके बैठें ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ स्पोरोजोन्स के बारे में। स्पोरोजोन्स जो होते हैं उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता मूवमेंट का। अभी जैसे आगे सीलेटेड के पास सीलिया था, फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला था, जैसे अमीबा था उसके पास कुछ नहीं, उसके पास सूडोपोडिया ही था। बट जो स्पोरोजोन्स होंगे ना उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है मूवमेंट के लिए। और इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है प्लाज्मोडियम। अभी जो प्लाज्मोडियम है ये कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है, क्योंकि हम पढ़ी प्रोटिस्ट रहे हैं, जो प्रोटिस्ट होते हैं वैसे ही वो यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा प्लाज्मोडियम है इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है मूवमेंट के लिए। अभी जो ये सिंगल सेल्ड है और इसके पास कोई सेल वॉल भी नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल। बेचारा बड़ा उदास सा है, कोई सेल वॉल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। और जो ये स्पोरोजोन्स है ये ह्यूमंस में बहुत बीमारियां कॉज कर रहे हैं। खासकर जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की जो अलग अलग वेरिएंट्स है जैसे कि वाइवैक्स, फाल्सिपेरम, मलेरिया, ओवेल। अभी ये क्या कर रहे हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज कर रही है ह्यूमंस में, जिससे क्या हो रही है, उनकी डेथ हो जा रही है। तो एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है कि दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। और ये क्या करेंगे, एज ए पैरासाइट ही मिलेंगे आपको मोस्टली, ये एज ए पैरासाइट ही रहेंगे। और ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। ह्यूमंस में मलेरिया कॉज कर रहे हैं ये लोग, और काफ़ी स्टेगरिंग इफेक्ट है इसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे। सो दिस इज़ इट। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द किंगडम प्रोटिस्टा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Comment your doubts below. I'll definitely help you.